हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स वीडियो वे वी फाइंड द डिफरेंट वे to know the basic concept of physics. And here we have started class 11 syllabus and we have covered up to the work power of energy. And in work power of energy, hold on, don't think that we have covered all the part of the work power energy. In work power energy we have covered about the up to the potential energy, and today we will discuss about formulation or the formula, which is very important in any type of problem. मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आपको पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए 100% जो इफेक्टिव फॉर्मूला है, हम आज उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उसका फॉर्मुलेशन हम किस तरह से करेंगे, हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो आज का वीडियो आप कंपटीशन एग्जाम से जो आप न्यूमेरिकल करते हैं, लाइक पिछले वीडियो में हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि चेन वाली प्रॉब्लम है वो बताइए, तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम के एक दो जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हर प्रॉब्लम की कह सकते हैं संजीवनी बूटी है, यानी वो हर चीज को सोल्व कर सकती है। तो आप ये कह सकते हो 100% जो है हर प्रॉब्लम में वो फॉर्मूला बहुत इफेक्टिव है। तो आप उस फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है और हर एक प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करना है, तो आज हम उस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से वो फॉर्मूला आएगा, तो वो कॉन्सेप्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई बुक्स में इसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बोला गया है। तो व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी या व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ा है अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार फिर से हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि किन कंडीशन में आप किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हो या फिर किन कंडीशन में आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हो। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब कि हमारे पास जो अब भी एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। कंजर्व कब किस कंडीशन में रहनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। बेटा हमने दो तरह की एनर्जी को पढ़ा है, एक हमने पढ़ी है ड्यू टू इट्स मोशन एंड एक हमने पढ़ा है ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी मोशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ऐसी कौन सी एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम दूसरी फोर्स की बात करें दैट इज ड्यू टू पोजीशन, ये मैं 9th क्लास की कह रही हूँ कि ड्यू टू पोजीशन, तो आप फटाक से बोलेंगे कि दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बट अभी रिसेंटली जो हमने 11th क्लास के बेस के हिसाब से पढ़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव साइन ऑफ द ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, ये ऑल टाइप्स जो है हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ WC। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस WC, ये चीज पढ़ी थी हमने। अब इसके बाद हम डिफरेंट क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है, ठीक है, वो पर्टिकुलर मान लीजिए ये पेन है, अगर इस स्टेट पे रखा हुआ है, अब ये इस स्टेट पे है तो इसके पास अपनी एनर्जी होगी। एनर्जी किस फॉर्म में, अब आप ये कहेंगे कि ये तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट से है। अगर मैं इसको नीचे गिराऊं, ठीक है, तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी फॉर श्योर, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, मास है, वेलोसिटी है और मोशन है, तो क्वाइट ऑब्वियस है उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है। बट जैसे जैसे वो अपना मोशन कर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो रही है। एक कंडीशन पे जाके कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में, वो डिफरेंट थिंग है। बट हमें यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि हाँ, अगर हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी पार्टिकल की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को कंसिडर करेंगे। इसीलिए बेसिक तरीके से अगर बात की जाए तो बहुत सारी बुक्स में जब हमारे पास लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये तो बेसिक है जो हमने 9th क्लास के सिलेबस में। अब हमारे पास HC वर्मा जो है, रस्किन हेल्ड है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। तो यहाँ पर इन टाइप की प्रॉब्लम को इतने सिंपल तरीके से सोल्व नहीं करना, अब हमें थोड़ा हायर लेवल पे सोचना है। और हम 11th क्लास में हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, उसके फॉर्मुलेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो सब इसमें हम रिगार्डिंग अगर हम डायरेक्ट फॉर्मुलेशन करें, इससे बेटर है कि हम पहले इसका एक प्रॉब्लम से, यानी हम एक स्ट्रक्चर ले लें, एक प्रॉब्लम ले लें, उससे हम इसका डिराइव करें ताकि हमें चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए। लेट मी चेक कि आपको ये विजिबल है या नहीं। राइट, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम के थ्रू हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और यहां पर हमने एक मास को यहां रखा हुआ है। यहां पर ये मास जो है ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और आप इसके ऊपर अब ऊपर से फोर्स लगा, ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ ही हमारे पास एक मास अटैच है, ब्लॉक एम अटैच है और यहाँ पर इसके स्प्रिंग के साथ इसको कनेक्टेड है और यहां से आप इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। समझ में है? तो सबसे पहले अगर हमारे पास डायग्राम है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए या फिर हम ये देखें कि उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फोर्स कौन सा आता है, जैसे कि हमने हर बार क्वेश्चन किया है तो 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, राइट। और उसमें हमने सबसे पहले किया W इक्वल टू mg। अब बच्चे W इक्वल टू mg कौन सा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फोर्स लगेगा उसको मैं लिख रही हूँ Fg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी चीज क्या होती है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो दूसरी चीज हमने कर दी, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये n कर दिया हमने, ठीक है, ये चीज समझ में आए। अब अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे ब्लॉक के ऊपर तो वो क्या करेगा, ये यानी आप एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ये मैंने Fe यानी एक्सटर्नली जो फोर्स है उसको Fe से डिनोट कर दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग इसको अपोज करेगा। तो कौन सा फोर्स लगेगा, यानी स्प्रिंग ने फोर्स लगाया तो वो हमारे पास जो फोर्स होगा उसको क्या कहेंगे, Fs, दैट इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग। इसके अलावा इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, यहाँ पर मैंने समझा कि ये हमारे पास रफ सरफेस है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट ये कह सकते हैं रफ सरफेस है। जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, दो सरफेसेस के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। और दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो बच्चे उसको कौन सा फोर्स आता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि अभी हमने 1-2 वीडियो पहले ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किया है, तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये अगर ये नीचे की साइड जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम F से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद अगर ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ये सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद हम क्या करें, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए, जब भी हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि न्यूटन जो है वो हमारे सर्व दाता है, यानी कहीं भी मोशन हो रहा है वहां न्यूटन का नाम आए तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो उनका जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम इग्नोर कर दें। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है फोर्सेस हैं वो कितना लग रहा है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें फोर्स जो है, टोटल फोर्स किसके बराबर बताया, उन्होंने हमें बताया था कि F नेट, हमने फॉर्मूला भी किया था ना, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये चीज की थी हमने, की थी ना। तो यानी फोर्स F नेट, टोटल फोर्स कितना लग रहा है हमें ये देखना है, और मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बच्चे यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन को चूज करना है। अगर आपने कैलकुलस मेथड अच्छे से किया है तो कैलकुलस मेथड में हमने क्या किया था, कैलकुलस मेथड में हमने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की थी, ठीक है, और मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो है, अगर हम एक्सेलरेशन को एक और फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, तो आप फटाफट से कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। बट इसके अलावा भी इसका कोई फॉर्मुलेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। बट इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, तो देखिए बेटा, आपने जब उसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज की थी, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर रहे थे, तो हमारे पास जो है एक जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं दैट इज dv अपॉन में dt बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको dx से ही डिवाइड कर दूं, कोई डिफरेंस होगा, होगा कोई डिफरेंस नहीं होगा।
तो अब हम इसमें क्या किया, हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज dv अपॉन में dt, और मैंने dx से इसको यानी डिस्प्लेसमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्प्लेसमेंट से ही इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई चीज नहीं। अब देखिए बच्चे, अगर मैं यहां से dx अपॉन में dt इसको देखें, अगर dx अपॉन में dt देखें तो वो क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा है ना, ये चीज हमने की हुई है बेटा। तो एक्सेलरेशन बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए dv है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई, और इसको हम dx को नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हमने क्या किया, dx अपॉन dt को v बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद यानी मैं एक्सेलरेशन की टर्म में यहाँ पर ये चीज पुट कर सकती हूँ, तो पुट करें तो हमारे पास एफ नेट आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू एम वी dv अपॉन में dt, हो गया। चलिए जी, अब क्या करें, dt यानी इनको एक परिवार में रहने देते हैं, dt को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एफ नेट इंटू dt इज इक्वल टू एम वी dv, हो गया। ये चीज समझ में आ रही बच्चे। अगर मुझे टोटल फोर्स देखना है तो टोटल फोर्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे इन टोटल फोर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा या फिर मुझे इनका अलग अलग हिस्से करने पड़ेंगे, क्या मुझे फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा या फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें तो इकट्ठा करना है ना, और इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो हमारे पास किस तरह से हमने इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास एफ नेट इंटू डी टी, ये हमारे पास वर्क डन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद है वर्क डन के केस में हमने कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों से ही वर्क डन को ड्राइव करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वर्क डन क्या है, वेरिएबल का है ना, तो इसको हम क्या, और वो भी कंजर्वेटिव का, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, m कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू v को dv, क्योंकि यहाँ पर यही डिसाइड करता है डिफरेंशिएशन की, सॉरी जो आपका d वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर बताएगा कि आपको किसके विद रिस्पेक्ट और किसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं m बाहर निकाल लें, और यहाँ पर हमारे पास v dv, मिनिमम से मान लेते हैं u है और मैक्सिमम से हमारी वेलोसिटी है v, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास आएगा m v स्क्वायर बाय 2, क्योंकि v की पावर 1 है, तो 1 प्लस इंटीग्रेशन ये काफी बार हमारा हो चुका है u v, क्लियर। अब इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर यानी हाफ m v स्क्वायर माइनस 1/2 हाफ u स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, देख सकते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब ये कहेंगे कि मैडम ये तो कंजर्वेशन थोड़ी ना है, ये तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़िए ना, ये हमने अच्छे से की है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अब यहां पर इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में हमारे यूज हो रही है, हम इसका सहारा लेते हुए हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, के एफ यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही हमने वर्क एनर्जी की, सारा का सारा काम करोगे तो किस में जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जाएगा। सारा का सारा अगर कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है सारी की सारी वर्क डन में, तो ये हम इसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। अब इसके बाद देखिए बेटा कि हमें जो है ये देखना है कि ये इक्वेशन जो है, ये चीज हमेशा याद रखना, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, ये इक्वेशन हर कंडीशन में क्या है, वैलिड है। अब अगर वैलिड है तो अब किसी तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिए कि किस कंडीशन में, जहां हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो और हमारे पास फोर्स दे रखा हो, तो वहां पर हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम तो चलेगी चलेगी। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास तो जो टोटल वर्क डन आ गया, वो टोटल वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करें हमारा टोटल वर्क डन जो है, वो टोटल वर्क डन कौन कौन सा है, कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं
देखिए हमारे पास टोटल वर्क डन, यानी मैं इसको कंजर्वेटिव की जगह लिख सकती हूँ टोटल वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन। अब हमारे पास यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखिए हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, हमारे पास स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो यानी फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ वर्क डन तो कर ही रहा होगा, और अगर वो वर्क डन कर रहा है तो इसका मतलब हमें वो टोटल फोर्स में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा जो फोर्स है वर्क डन हो रहा है बच्चे, यहाँ हमारा वर्क डन कौन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है, यानी इसको WE से रख सकते हैं। हमारे पास जो है ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है तो इसको WG से डिनोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या कर रहा है, स्प्रिंग वर्क कर रहा है तो इसको WS से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो इसको हम F नहीं WF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हाँ नॉर्मल रिएक्शन बात कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन का भी हमारे पास फोर्स है। हाँ अगर ये नॉन एसोलेटेड फ्रेम में, सॉरी एसोलेटेड फ्रेम में है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सूडो फोर्स भी लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। तो यानी हमारे पास जब टोटल वर्क डन है वो किस किस के है, वो सूडो फोर्स की। अगर ये कंडीशन कब है वो मैंने आपको बता दिया है। वहां पर हमारा एक्सटर्नल भी वर्क लग रहा है, वहां पर हमारा जो ग्रेविटी की वजह से भी वर्क हो रहा है, वहां पर स्प्रिंग की वजह से भी वर्क हो रहा है, वहां पर फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क हो रहा है, और वहां पर हमारे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी वर्क डन हो रहा है। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये किसके बराबर है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक इनिशियल और काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ये विजिबल है बेटा आपको ये पार्ट जी। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल फोर्स, मैंने जब आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया था तो बच्चे क्लियरली बताया था कि हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स का है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए दो तरह के फोर्सेस, ये देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स एंड वर्क डन बाय कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अच्छा हमने बात की थी कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो ये हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। अब बात आती है कि हमारे पास जो वर्क डन है नॉर्मल, तो बेटे यहाँ पर नॉर्मल जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना, देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल एंगल कितना बना रहा है, दैट इज 90 डिग्री। अगर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, नॉर्मल एक तरह का फोर्स ही है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम एंगल देखें तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये हमने टाइप ऑफ वर्क डन में अच्छे से कर रखा है कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप क्या कर सकते हो उसको, बट जीरो, वर्क डन जीरो। तो ये हमारे पास वर्क डन जीरो है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये वर्क डन हो गया जीरो। लिख रहे हैं अब हमारे पास क्या बचा, अच्छा सूडो फोर्स, यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी हमारा जो है स्टेशनरी सिस्टम है, एसोलेटेड सिस्टम नहीं है, तो मैं सूडो फोर्स को यहाँ से क्या कर देती हूँ, चीज ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा वर्क डन है, हमारे पास वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का, प्लस में वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स का, प्लस में वर्क डन है नॉन कंजर्वेटिव, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मुलेशन हो गया, क्योंकि हम एक्सटर्नल क्या है, जो बाहर से आप फोर्स लगाएंगे वो आपका एक्सटर्नल फोर्स काउंट होगा। आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन का और स्प्रिंग का कांस्टेंट है, और ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स। अब एक काम करें बच्चे, अब हम इस जो वर्क डन है इसको, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को इस साइड ले जाएं। अगर इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं, अगर मैं इसको इस साइड लेके जा रही हूँ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये मैंने अभी तक रब क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर देखिए बेटा माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं माइनस ऑफ यहाँ पर बात करूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस की टर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस यू फाइनल, यानी यू फाइनल और यू इनिशियल। दिख रहा है बेटा आपको ये?
हाँ, यहाँ तक तो आपको शायद दिख ही रहा है। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये चीज समझ में आई। हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इस साइड लेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे सारी एनर्जी जो है वो एक साइड करनी थी। तो यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान दिए बेटा आपने कि हमारा जो ग्रेविटेशन का फोर्स है या वर्क डन है और जो स्प्रिंग का है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, यानी अपने आप को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको ना तो स्प्रिंग वर्क डन निकालना है, स्प्रिंग का फोर्स भी नहीं निकालना, ना वर्क डन निकालना है, ना ग्रेविटेशन का वर्क डन निकालना है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो अपने आप को किसमें चेंज कर चुके हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर चुके हैं। तो यानी एक तरह का स्वैप ही क्या है कि दो चीजें तो हमें निकालनी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है, अब यही कर देते हैं ताकि आपको एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला मिल जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज क्या था, वर्क डन एक्सटर्नली प्लस में वर्क डन नॉन बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू, अच्छा काइनेटिक फाइनल, इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, काइनेटिक फाइनल, फाइनल वाले का साथ करें, काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल, ठीक है। और यहां से अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं तो ये हमारे पास गया माइनस ऑफ काइनेटिक इनिशियल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, बना हमारे पास कोई फॉर्मूला। This formula is 100% applicable in each type of problem which you have faces in motion part or friction part। तो वहां पर आप ये डायरेक्टली अप्लाई करके इस फॉर्मूले का यूज करो। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है, जब आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना, यानी रफ सरफेस के ऊपर मोशन हो रहा हो, या फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स निकालनी, ये सारी चीजें क्या करनी, ये वाला फॉर्म धड़ाक से निकालना है, ये हम यूज भी करेंगे। ये चीज आपके ध्यान में ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास अब वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए बच्चे हमने यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव किया था और उसके हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम से ये हमारे पास इक्वेशन, चाहे कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, तो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, that is equal to kinetic energy final plus potential energy final minus kinetic energy initial minus potential energy initial। अब बच्चे एक चीज और बता देते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, यानी आप ये कह सकते हो 80% प्रॉब्लम में तो आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगा ही नहीं, यानी बाहर से आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी 80 to 20 आप ये कह सकते हो 20% में ये होता है 20 80 to, और दूसरा हमारे क्या है फ्रिक्शन जो है, यानी नॉन कंजर्वेटिव, वो फोर्स फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं का मतलब क्या बेटा, हमारा जो सरफेस है वो मोस्टली ये बोला जाता है कि स्मूथ सरफेस है, तो वहां पर दिमाग लगा लीजिएगा कि अगर स्मूथ सरफेस बोल रहे हो तो फ्रिक्शन ही नहीं है। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो यहाँ पर ये कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रखा, या फिर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम में ये होता है कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्रोवाइडेड नहीं होता। तो अगर यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज तो जीरो हो गई। अगर ये जीरो चीज हो गई तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा काइनेटिक फाइनल प्लस, इसको हम लिखने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आएगा दैट इज काइनेटिक फाइनल माइनस प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल, बेटे यहाँ पे हमें प्लस करना चाहिए था तो माइनस ना, तो ये हमारे पास आ गया प्लस यू इनिशियल। क्या चीज दिखा रही है कि पहले जितनी, यानी इनिशियल में जिसके पास एनर्जी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि कई बार हम टोटल एनर्जी को क्या कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी हमारे पास एनर्जी होगी, सॉरी कि हमारे पास टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन। तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी क्या है बाद में होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज फॉर्मूला दैट इज कंजर्व, यानी आपकी टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों इकट्ठे होकर हमें क्या दे रहे हैं, जितनी वो पहले थी उतनी ही बाद में, इसलिए इनिशियल फाइनल का हमारे पास। बेटा ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब हमारे पास जो है एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, जब हमारे पास स्मूथ सरफेस होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास
टोटल एनर्जी क्या है, दैट इज कंजर्व। क्लियर? तो यहां से आप इसको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, कई बुक में बेटा इसको ऐसे भी दे रखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात तो वही है। ये देखिए, मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी, इसको इस साइड लेके जाऊंगी, तो बात वही बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, या कई बार इसको लिखा जाता है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ा हुआ ना? तो वो सारी चीजें हैं, बट थोड़ा सा अ बिट ऑफ हायर स्टैंडर्ड, कि हम 11th क्लास में थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं कि हम चीजों को आप समझने लगे। तो यहां तक मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से मैंने किस तरह से आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि किस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आपके पास एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपके पास ना एक्सटर्नल फोर्स, ना फ्रिक्शनल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे ना, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कौन सी टर्म में आपने कौन सा लगाया। क्लियर? तो अभी एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से अब हम जो हमने अभी फॉर्मुलेशन की है, वो फॉर्मुलेशन किस तरह से, किस तरह के टॉपिक्स में यूज हो सकती है। तो सबसे एक बार बेसिक कर लेते हैं कि सबसे क्या कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है, वो पर्टिकुलर हाइट के ऊपर रखी हुई है और वो यहां से यहां आई है h हाइट के ऊपर। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये बॉल जब यहां से यहां आई तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी जब वो अर्थ को टच कर रही होगी। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास जो है m है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, mgh। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कौन सा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो एक्सटर्नल कोई फोर्स है, ना कोई यहाँ फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ हमने कौन सा फोर्स कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर हम करेंगे काइनेटिक इनिशियल प्लस दैट इज पोटेंशियल इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ठीक है, अब इसके बाद अलाउ करें। सबसे पहले देखिए बेटा, काइनेटिक इनिशियल, जब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो उसके ऊपर कितनी काइनेटिक एनर्जी है? क्या ये मोशन में है? नहीं है। अगर ये मोशन में नहीं है तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, क्योंकि अब वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। चीज समझ में आ रही है? प्लस अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या पड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर बेसिक फॉर्मूला करें तो दैट इज mgh। हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करें, हम सिंपल बात करें। तो ये h हाइट पे है, तो ये हमारे पास क्या होगी, mgh। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया तो मोशन करके आया, यानी इसके पास अपनी कोई भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अगर इसके पास अपनी वेलोसिटी है तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये समझ में आई? अब इसके बाद फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हाइट कितनी है, हाइट है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज एम जी एच एच एस एस जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से इक्वेशन है, और मैं अगर यहां से करूं तो ये हमारे जीरो यहीं से सोल्व कर देते हैं, तो आगे इसको स्टेप करें। एम से एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 2gh और v की वैल्यू आई अंडर रूट 2gh। This is the velocity when object is fall from the height h। यानी हमने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया ना बेटा। कई जगह जो है आपकी, जो मैंने कहा हेल्प बुक है, बहुत सारी हेल्प बुक में इसको प्रूव करके दिखा रखा, कैसे, जैसे मैंने एक पॉइंट पे बता दिया, उसी तरह से यहाँ पे भी बता रहे हैं, सेम हम फॉर्मूला लगा के उसको प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे, उस मैकेनिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में सिर्फ है 3 पॉइंट्स दिखा रखे हैं, और इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर यही चीज प्रूव कर रखी है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट एनर्जी यानी टोटल एनर्जी है, वो क्या है, वो सेम है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू ये बताया कि हम इस फॉर्मूला को किस तरह से यूज कर सकते हैं। और जहां तक आई प्रूव करने की मैकेनिकल एनर्जी, तो वहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ए पॉइंट लेना है, यहाँ पर बी पॉइंट और सी। आपको ये बताना है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है, कौन कौन सी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट, तीनों जगह उसकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तरीका यही लगेगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी कर ले, आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास है एक रिजल्ट का पोर्ट है,
यहाँ पर हमने स्प्रिंग पे मास, सॉरी स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने क्या कर दिया, इसको मास को लटका दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम, और यहाँ पर हमसे पूछा गया, मान लीजिए हमने इसको होल्ड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर होल्ड कर रखा है आपने, मान लीजिए स्प्रिंग है, आपने इस तरह होल्ड कर रखा है। अब उसने कहा कि जैसे मैं हाथ हटाऊं तो एकदम से फ्री फॉल होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि उस फ्री फॉल जब होगा तो उसका कितना इलेंगुएशन कितना होगा। जैसे अगर आप मान के चले आपके पास स्प्रिंग है, आपने लोड अप्लाई कर रखा है, आपने उसके नीचे हाथ लगा रखा है, और जैसे ही आपको क्या करोगे, एकदम से हाथ हटाओगे तो स्प्रिंग नीचे की साइड जाएगा। स्प्रिंग नीचे की साइड जाएगा तो यानी स्प्रिंग का इलेंगुएशन होगा। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से नोट कर रखी होगी जब भी कोई स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा। तो वो सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि व्हाट विल बी इलेंगुएशन। इलेंगुएशन का मतलब बेटा कितना इलेंगुएट हुआ है नीचे। व्हाट विल बी इलेंगुएशन व्हेन मास इज फ्री फॉल, यानी जब ये मास फ्री फॉल करेगा तो आपको इलेंगुएशन बताना है कितना आपका जो स्प्रिंग है वो बढ़ा। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो बेटा फिर से हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, WE यानी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला लगाएं, या फिर हम डिफरेंट फॉर्मूला लगाएं। क्या कर सकते हैं, हमारे पास फ्रिक्शन है नहीं है तो कौन सा गया, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है नहीं है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, एक चीज हम ये से दिमाग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड कर देते हैं। मान लीजिए जैसे ही आपने इसको हटाया यानी ये क्या हो गया, स्प्रिंग इलेंगुएट हो गया। मैं यहीं पे बता देती हूँ, ये इलेंगुएट हो गया, ये मास यहाँ आ गया, यहां से यानी बेस लाइन से इसकी डिस्टेंस जो है, ये चीज समझ में आ रही है, बेस डिस्टेंस इसकी होगी x। ठीक है, अब अगर हमने इसको छोड़ा तो हमने क्या पढ़ा है कि इसका वेट क्या है, W=mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और स्प्रिंग ने इसके ऊपर फोर्स लगाया और वो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज F=kx। ठीक है, एक फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है। तो अगर आपसे बता सकते हैं कि F=kx होता है और F=mg है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, kx=mg और यहां से x की वैल्यू निकाल दो, mg/x k, है ना, सिंपल क्वेश्चन। बट बेटा ये क्वेश्चन तब, ये आंसर तब वैलिड होता जब मैं इसको इजी आराम से यानी धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की साइड करती और जो आपका स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल स्पीड से ही नीचे जाता। मैंने इसको क्या अलाउड टू फॉल, मैंने हटा लिया, एकदम अलाउड टू फोल्ड कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो है इक्विलिब्रियम फोर्सेस अलाउड नहीं होंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि अगर आप दो फोर्सेस को इक्वल कर रहे हो तो उसमें उसको टाइम यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तभी होगा बेटा जब आप उनको आप कह सकते हो कि दोनों साइड के फोर्सेस जो है वो इक्वल हो। जब एकदम आप एकदम से हाथ हटा लेंगे तो उस केस में आपके पास क्या है, आपका फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल के केस में इक्विलिब्रियम आप कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कहा जाता है कि इसको हम मास m है तो ये बताइए कि कितना इलेंगुएशन होगा जब मैं इसको मास को अटेंड करूंगी, यहाँ पर कोई फ्री फॉल वाला चक्कर नहीं होता। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आप नहीं लगा सकते। तो अगर ये वाली कंडीशन हम यहाँ नहीं लगा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन यानी कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी वाला, पोटेंशियल वाला। ठीक है, जो अभी अभी हमने किया था, दैट इज काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस में पोटेंशियल फाइनल। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ फ्रिक्शन है ना एक्सटर्नल फोर्स है, तो वाला कॉन्सेप्ट खत्म। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, जो हमारे पास फॉर्मुलेशन लास्ट में हमने किया था। तो यहाँ पर हम क्या यहाँ पे करेंगे, काइनेटिक इनिशियल प्लस में पोटेंशियल इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस में पोटेंशियल फाइनल। अब बात देख सकते हैं, ये हमारा बेस लाइन है, हमेशा याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बेस लाइन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। नेचुरल लेंथ मैंने आपको बताया था स्प्रिंग के अंदर, उसकी नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो अगर नहीं ध्यान है तो ये चीज गांठ बांध लीजिए, बेस लाइन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। और दूसरी चीज, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा ना माइनस के एक्स लिखा, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई। अब देखिए काइनेटिक इनिशियल, अगर ये यहाँ पर है, मैंने हाथ लगा रखा है, तो क्या इस ब्लॉक में कोई मोशन है? क्या इस ब्लॉक में कोई मोशन है बच्चे? बताइए। नहीं होना चाहिए कि मोशन हमारे पास क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ होल्ड करके रखा है। जब ये होल्ड कर रखा है तो ना तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और ना ही इसके पास इनिशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही नहीं है ना, ये चीज समझ में आ रही है। क्योंकि आपके पास जो नेचुरल लेंथ होता है वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यानी हमें एक बेस लगाना पड़ता है ना कि वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे मैंने अभी इस केस में क्या किया, यहाँ पर हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ग्राउंड को हमने क्या कर दिया था, नेचुरल लेंथ पे ले लिया था ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इनिशियल काइनेटिक और फाइनल सॉरी पोटेंशियल दोनों चीजें क्या हो गई, जीरो हो गई। अब इसके बाद देखिए काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये गिरा तो काइनेटिक एनर्जी मान ली इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी अपनी वेलोसिटी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए जी, अब इसके बाद अब ये यहां से यहां गया, x डिस्प्लेसमेंट हुई और मास क्या है, जो फोर्स लग रहा है एम जी एच, तो क्या होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होती है ना। और ये एच क्या होती है, हाइट, हाइट क्या बचे यहाँ पर एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर होगी एम जी एक्स। और क्योंकि ये बेस लाइन से नीचे है, ये भी ध्यान रखना, बेस लाइन से नीचे होते ही साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद निकाल सकते हैं v की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगी एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, g यहां चला जाएगा, v स्क्वायर बाय 2g, इज इट सो, g नीचे जाएगा। हाँ, तो हमारे पास इलैंग्वेशन ऑफ दैट ब्लॉक व्हिच इज अटैच्ड बाय अ स्प्रिंग आफ्टर a free fall get elongated by a factor x is equal to v square by 2g। समझ में आ गया? दोबारा से बताओ कि यहाँ हमारे पास एक स्प्रिंग के साथ एक मास बंधा हुआ था, हमने उसको होल्ड करके रखा था और आपको ये बता रहा था कि जैसे इसके हाथ हटाए तो एकदम से फ्री फॉल होगा, तो व्हाट विल बी द इलैंग्वेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने फॉर्मूला लगाया हमारे पास टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी टोटल एनर्जी दोनों टाइम फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखा, जीरो तो हमें यहाँ पर है, मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी बेस लाइन है तो जीरो हो गया। अब इसके बाद हमने इन दोनों को जीरो कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर और ये एम जी एक्स के बराबर। यहाँ पर इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। सेम ही क्वेश्चन, सेम विद सेम आंसर, सेम क्वेश्चन विद सेम आंसर। आपके एक्सी वर्मा में एक प्रॉब्लम दी गई है और उसकी डायग्राम जो है वो मैं अभी आपको बना के दिखा रही हूँ, वो आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। उसमें सेम फैक्टर यही है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो हमारे पास एक रिजर्व सपोर्ट है और यहाँ पर ये पुली लगी हुई है, पुली के इस साइड हमने लगा दिया स्प्रिंग, ये सपोर्ट रख दिया और यहाँ पर हमारा लगा दिया मास एम। प्रूव कर सकते हो किस तरह से, सेम बेटा ऐसा एग्जांपल भी ऐसे, सॉरी आंसर भी इसी तरह से आएगा। और इसका जो है आप ही कह सकते हो आंसर और तरीका, ठीक है, तो ये तरीका भी हमारा सेम तरीके से इसी फॉर्मूले से आएगा। हमें इनिशियली देखनी है फाइनल, क्योंकि हमें ये चीज देखनी है कि जैसे ही इनिशियल स्टेट पे क्या क्या, जैसे इसके करेंगे स्प्रिंग खुलेगा, स्प्रिंग खुलेगा तो ये नीचे की साइड जाएगा, ठीक है, तो वो कब खुलेगा, जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो इनिशियल वाला फंडा तो क्या सारे जीरो हो जाएगा। बेसलाइन तो आपकी यही है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर से जब ये नीचे जाएगा तो इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। मान लीजिए वो अगर नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसी की इलैंग्वेशन होगी, स्प्रिंग बढ़ेगा ही, खुलेगा तो यहाँ पर एक्स हो जाएगी, तो वो एम जी एक्स। तो सारा कॉन्सेप्ट वही सेम है बट इसमें फिगर अलग है। तो आप एक क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे भी आप इसको कर सकते हैं कि किस तरह से इसकी एनर्जी जो है, इलैंग्वेशन नॉट एनर्जी, इलैंग्वेशन किस तरह से सेम आ सकती है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करके देखें। चलिए एक काम करते हैं, इसको रख कर देते हैं, एक क्वेश्चन और, ये तो मैंने सिर्फ ये इसके तरीके के लिए बताया आपको, एक क्वेश्चन और कर देते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। लाइक
देखिए शुरू करो। यहां पर हमारे पास एक मास है जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड, ठीक है, ये मास एम हो गया। यहां पर यानी ये आप ये डिस्टेंस लगा के चलिए 2 मीटर, ठीक है। आपने क्या कर रखा है, स्प्रिंग है उसको एक मास के साथ अटैच है और आपने उसको ना इस तरह से दबा के रखा हुआ, ठीक है। और दबा के रखने के बाद आपने उसको 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपने उसको अंदर की साइड दबा दिया। ये मैं जो डॉट लगा रही हूँ इसकी नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। नेचुरली अगर मैं ये खुलेगा तो इसकी नेचुरल पोजीशन कौन सी होगी, ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर नेचुरल पोजीशन आ गई, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर आप स्प्रिंग को दबा के रखोगे और उसको खोलो मीन्स एकदम से छोड़ोगे तो क्या करेगी, यानी वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगी? नहीं, वो नेचुरल पोजीशन पे एकदम से नहीं आएगी, वो आएगी एक बार अपनी नेचुरल पोजीशन से दूर जाएगी। कभी अगर आपने स्प्रिंग को देखा तो उसको एक बार खींचा और छोड़ा तो वो क्या करता है, ओसिलेट करता है ना। वो ऐसे हम बाद में बात करेंगे, बट वो नेचुरल एकदम से नेचुरल पोजीशन पे नहीं आती। और यहाँ पर हमारे पास और क्या चीजें रखी, हाँ जी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट किया। हमारे पास ये है रफ सरफेस। अब रफ सरफेस है तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। तो मान के चलते हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 कर ले, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको सोल्व करना चाह रही हूँ तो हमारे पास जो इसका आपको सिर्फ ये बताना है कि इसका इवेल्युएशन कितना होगा, यानी वो अपनी नेचुरल पोजीशन से कितना दूर जाएगी, ठीक है। जब कंडीशन आपको पता है कि हमारे पास स्प्रिंग है, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यह स्प्रिंग है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा मैं 50 न्यूटन पर मीटर लगा लूँ, ठीक है, F/x, हाँ ठीक है, 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस मास को अटैच कर रखा है और हमने कंप्रेस कर रखा है उसको, और कंप्रेस करके हमने उसको 2 मीटर अंदर तक ले गए, ठीक है। अब अंदर ले गए तो अब हमें ये बताना है कि जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, या हमने x की वैल्यू कितनी निकालनी है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा हम इसको प्रूव कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए बेटा कि हम किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। बार बार चेक करना पड़ता है कि आपको विजिबल है कि नहीं, कि मेरी सारी मेहनत खराब हो जाए। यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, हमारे पास यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक्सटर्नली हम यहाँ पर एक कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस करके रखा है, तो यानी आप कह सकते हो कि अगर ये इस साइड मोशन करना चाहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, इससे रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी रफ सरफेस है, भी क्वाइट ऑब्वियस उसके मोशन को रोकना चाहेगा। तो सबसे पहले बात हम ये करें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फोर्स F इज इक्वल टू एम यानी म्यू एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड W इज इक्वल टू एफपीटी डायग्राम बनेंगे, W इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो यानी मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, म्यू mg। ये हमने एफपीटी डायग्राम में बहुत कर रखा है बेटा कि हम स्मूथ सरफेस क्यों mg। इसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू है 0.5, मास मान लीजिए ये m की जगह मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 kg कर देती हूँ बेटा, ठीक है। ये 1 हो गया और g की वैल्यू 10 हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 5 न्यूटन। जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन। ये चीज समझ में आए। सबसे पहले तो हम ये स्लैब पे मुकाएं सॉरी मैं बार बार ये बोलती हूँ सॉरी। तो ये हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने ये देखा है कि हमारे पास फोर्स कितने कौन कौन से लग रहा है। फोर्स पता चलेगा तभी तो वर्क डन की पता चलेगा उसका। तो अब हम बात आती है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम फॉर्मूला लिखें। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, दैट इज वर्क डन। ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आगे क्या था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फॉर्मूला ये था। या फिर आप इसको चेंज करके फाइनल को फाइनल के साथ या इनिशियल को इनिशियल के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैसे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको फाइनल को इस साइड कर दूंगी, इनिशियल को इस साइड कर दूंगी,
लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने कॉन्सेप्ट वही किया ना, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए आप। इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, ये चीज सब आपको समझ में आई ना, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो हमारे पास लग रहा है। अब हमें ये देखना है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इतना लग रहा है, मुझे वर्क डन बताओ। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगेगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है क्या, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर मैं यहां से ही रखूं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बताइएगा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट आप उसको ऑब्जेक्ट को कितनी अंदर तक यानी कितने अंदर तक आपने उसको डिस्प्लेस किया। पहले तो 2 मीटर है ही है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको और कंप्रेस करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स डिस्टेंस जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या है 2 प्लस में एक्स। एक्स मान लीजिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या है एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा मेंशन नहीं किया। तो यहाँ हमारे पास क्या है, टोटल हमारी जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी वर्क डन है दैट इज 5 इंटू 2 प्लस एक्स, तो ये हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात आई जी यहाँ पर, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हमने कुछ लगाई नहीं, कंप्रेस्ड है। अब इसके बाद हमने क्या कर रखा है, इसके बाद हमारे पास काइनेटिक फाइनल और इनिशियल, ये सारी चीजें हमें देखनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी जब स्प्रिंग खुल जाएगा, क्लियर, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, तो वो अपने आप खुल गया, अपनी नेचुरल पोजीशन पे चला गया, तो उसके बाद उसका काइनेटिक वेलोसिटी तो कोई होगी नहीं, वेलोसिटी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अगर बेस पॉइंट पे है यानी वहां यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे है फाइनली खुलने के बाद तो यही आना है ना, यहाँ आ गया तो पोटेंशियल बेस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0। तो ये वाली ये तो कहते हैं ये चीजें तो हमारी क्या होगी खत्म, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये तो हो गया हमारे पास दोनों 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा 5 इंटू 2 प्लस एक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, आपने उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, क्या उसके पास अपना कोई मोशन है, नहीं है। अगर मोशन ही नहीं है तो काय की काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 के बराबर। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग आपने उसको कितनी इनिशियली कितनी उससे स्ट्रेच करके रखा है, कितनी क्या बोलते हैं उसको, कितनी एनर्जी के साथ यानी एक्स डिस्टेंस, हाँ कितनी डिस्टेंस के साथ उसको स्ट्रेच करके रखा है। ये मैंने ओरिजिनल पोजीशन, इसको आप कह सकते हो ओरिजिनल पोजीशन से है और एक्स डिस्टेंस से अपनी नेचुरल पोजीशन से भी हो रहा है, तो टोटल 2 प्लस एक्स कह सकते हो उसको। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, इसीलिए हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आई थी, तो हमारे पास आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब हम उसको स्ट्रेच करके रखेंगे तो उसके अंदर एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं भाई सोल्व कर ले, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, करोगे सोल्व, इसको इस साइड ले जाए, चलिए इसको 10 हो गया 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और 20 प्लस 10x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अरे क्यों के को घुमा रहे हैं, 50 तो है हमारे पास, तो बच्चा यहाँ पर आएगा 50 और ये आ गया 50, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा 50x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, 10 ले लेते हैं, 10 लेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या 10, तो इसको आप अपने इक्वेशन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर आप अपने आप, बस मैंने आपको तरीका बताना था वो मैंने आपको तरीका बता दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं सोल्व करके दिखाऊंगी तो बेटा आप कहाँ तक कहेंगे स्पून फीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है एक तरह का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो न्यूमेरिकल लगाने की। यहाँ पर आपका मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको शायद एक्स डिस्टेंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने उसको स्ट्रेच 2 मीटर हो तो हमारे पास नेचुरल पोजीशन से है, जब आप उसको स्ट्रेच करके रखेंगे तो उसका और डिस्प्लेसमेंट यानी 2 मीटर से आगे और आपने इसको स्ट्रेच किया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस में 2, ठीक है। ये एक्स जब इसको कंप्रेस करके रखोगे तो ये एक्स हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये हमने
फॉर्मुलेशन जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था उससे सोल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आप देखिए, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो चेन वाला करेंगे, उससे हम दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जो अगर प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो कि एचसी वर्मा की भी हो सकती है और जनरल भी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एक चेन है। ठीक है, वो एक टेबल के ऊपर रखी है बच्चे, और टेबल की उसके ऊपर ये 2/3 जो है टोटल, अगर लेंथ इसकी L माने, मास इसका M माने, तो 2L/3 जो लेंथ है वो टेबल के ऊपर है और बाकी जो L/3 लेंथ है वो टेबल के नीचे है। अब आपको ये बताना है कि जब इस चेन को छोड़ा जाएगा तो इसमें चेन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जैसे हम इस चेन को छोड़ेंगे तो हम यहाँ चेन नीचे की साइड आएगी, टेबल से नीचे की साइड आएगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये इसमें बात है कि ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट हो गया। अब बच्चे देखिए, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, यानी छोड़ते ही हमारे पास ये चेन क्या हो जाएगी, वो इस तरह से हो जाएगी, यानी स्ट्रेट। अगर इसको हम बेस पॉइंट माने तो ये हमारे पास बेस पॉइंट से नीचे ये हमारे पास हो जाएगी स्ट्रेट। टोटल लेंथ इसकी क्या आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ, ये हमारे पास चेन होगी ना टोटल, तो ये हमारे पास टोटल इस चेन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाएं के फाइनल प्लस यू फाइनल, यानी पोटेंशियल फाइनल, के इनिशियल प्लस में पोटेंशियल इनिशियल। ठीक है, इनिशियल स्टार्ट कर लो, फाइनल कर लो, तो बात तो सेम ही है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले अगर इस चेन को हमने छोड़ दिया, ये वाली कंडीशन आ गई हमारे, पहले हम फाइनल को देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इस चेन को छोड़ा, छोड़ते ही इसके पास अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, और अपनी कोई वेलोसिटी है तो हम उसको मान के चलेंगे हाफ mv²। चलिए जी, ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस। क्यों लगाया माइनस, क्योंकि अब हमारा जो है वो बेस लाइन से नीचे, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो हमारी चेन सारी की सारी नीचे है, यानी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस। अब बात आती है बेटा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी। अब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बता सकती हूँ कि मैं mgh तो कर नहीं सकती, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट यानी हर एक पॉइंट का अपना एक मास है, और अपने ही मास होने की वजह से, यानी यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस अलग है, यहाँ समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी mgh तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें देखें कि टोटल लेंथ L है, तो इसका जो है यहाँ पर, यानी सेंटर ऑफ मास का होगा इसके सेंटर, चेन के सेंटर में, ये हम इसको थोड़ा लिए अच्छे से करेंगे रोटेशन मोशन में, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 पे। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगी, mg मास ऑफ द चेन, और h दैट इज लेंथ L/2। ये चीज समझ में आए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² होगी माइनस mg L/2 हो गया, इज इक्वल टू। अब हम बात करते हैं इनिशियली। इनिशियली देखिए हमारी चेन आधी ऊपर है आधी नीचे है, ठीक है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी देखनी है इसकी। जब आपने चेन को फोल्ड करके रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या उसका मोशन है, नहीं, उसका कोई मोशन नहीं है। अगर वो मोशन ही नहीं है तो क्या चीज होगी, वेलोसिटी जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियली, दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी चलो शुक्र माना हुआ एक चीज तो जीरो है। अब बात आती है इनिशियली, ये चीज निकालनी है। इनिशियली हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी जब हमारे पास सिस्टम ऐसा है। देखिए बच्चे, टोटल मास क्या था m, टोटल डिस्टेंस कितनी है l, यहाँ डिस्टेंस कितनी है L/3, तो मास कितना होगा m/3। ये चीज समझ में आई। अब आपके पास ये चेन आप इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास चेन ये इस तरह से है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई L/3, ठीक है। और मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बेस पॉइंट से नीचे है, चलिए जी बेस पॉइंट से नीचे तो माइनस लगा लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ mg, तो m की वैल्यू कितनी होगी, देखिए मास कितना है L/3 है ना, ठीक है, तो मास इसका m/3 हो गया, यानी m/3 हो गया g। अब आता है h कितना है, फिर से इसका सेंटर ऑफ मास लेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, समहाउ यहाँ इसके बीच में
वो डिस्टेंस क्या होगी, यानी इसका भी आधा, इसका आधा क्या होगा L/6। इतनी समझ में कि हमें जब पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर देखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास हमारे ऊपर क्या आ जाए यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू L/6। तो यहाँ पे कर दे L/6। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बेटा m को तो करो, ये मैंने कैपिटल क्यों ले लिया, स्मॉल लेंगे, m को तो करो कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा v²/2 माइनस GL/2 इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा बेटे GL/3। एक पास क्या आएगा v²/2, इसको इस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा GL माइनस का है प्लस का GL/2, इसको हम सोल्व करेंगे तो v²/2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 18, इसका हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 8GL, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास v² की वैल्यू आएगी 8GL/9 और v की वैल्यू आएगी 8GL/9। दिस इज द वेलोसिटी व्हेन द चेन इज अलाउड टू फोल्ड फ्रॉम अ टेबल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बेटा ध्यान रखना, जब भी इस तरह से तो आप कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हो तो यहाँ पर सेंटर पोटेंशियल के लिए सेंटर ऑफ जो मास है वो इंपॉर्टेंट है, वो इजी कर देता है क्वेश्चन को, अदरवाइज तो आपको बहुत लंबी प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, जैसे आपके पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है, अब इसके अंदर आपने कोई चेन रखी हुई है, अब इस चेन को इस सेमी सर्कल के अंदर से जब बोला गया कि बाहर निकल रही है, तब उस कंडीशन में वेलोसिटी बताए। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन हैं और अगर मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और क्वेश्चन लेके आऊं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में से लिखिए कि आप चाहते हैं कि स्प्रिंग वाला दूसरा आपके पास एक और वीडियो आए। तो तब तक के लिए जितना मैंने आपको करवाया बेटा उसको ध्यान से कीजिए और मन लगा के कीजिए। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम के लिए